अच्छो, यस सर, सीए फाइनल सीएमए फाइनल का अटेम्प्ट अगर आप दे रहे हैं मई 26 या जून 26 का अटेम्प्ट, तो आपके लिए ये जुडिशियल अपडेट रेलेवेंट है। जुडिशियल अपडेट क्या होता है? आईटैट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स होते हैं जो आपके अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट है, उतने स्पेसिफिक जुडिशियल अपडेट्स ये आपको दिए जाते हैं। जुडिशियल अपडेट बेसिकली दो जगह आपको दिए जाते हैं, एक आपके मॉड्यूल के पीछे आपको दिया जाता है, एट द सेम टाइम आपको ये जुडिशियल अपडेट जो और रेलेवेंट है आपके एग्जाम के लिए उसको अलग से दिया जाता है। कहां मिलेंगे ये? आपका जो मॉड्यूल है वहीं उसी के नीचे आपको जुडिशियल अपडेट दिया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ योर अटेम्प्ट। तो आपका जब भी अटेम्प्ट होगा उसके लिए सेपरेट जुडिशियल अपडेट आते हैं। तो आपका अटेम्प्ट मई 26 है तो जुडिशियल अपडेट अलग होंगे, सितंबर एंड जनवरी के लिए भी जुडिशियल अपडेट अलग अलग होंगे। तो ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट के लिए जुडिशियल अपडेट्स अलग होंगे, जितने केस आए होंगे वो इसी केसेस के अंदर में एडअप किए जाएंगे। यस और नो, राइट? सो हाल फिलहाल में हम मई 26 एंड जून 26 के लिए जुडिशियल अपडेट देखने जा रहे हैं। ओके, ये जो जुडिशियल अपडेट है इसे सिर्फ फाइनल वाले देखें, क्योंकि जो केस लॉज है वो सिर्फ फाइनल वालों के लिए रेलेवेंट है, इंटर वालों के लिए जो केस लॉज आए हैं ये अभी रेलेवेंट नहीं है। यस और नो मालिक? सो अगर आप सीए फाइनल सीएमए फाइनल में हैं तो अपने दोस्तों को भी ये जरूर भेज दीजिएगा जिनका ग्रुप 2 या डीटी का अटेम्प्ट है, राइट? तो चलिए जुडिशियल अपडेट्स की शुरुआत करते हैं एक एक केसेस के साथ और बढ़ते हैं आगे। यस मालिक? सो लेट अस स्टार्ट विद द जुडिशियल अपडेट। और हाँ, मैं आपको एक और बात बता दूं, इन जुडिशियल अपडेट्स में मैंने कुछ स्क्रिबल किया है, और आपको अगर ये स्क्रिबल्ड वाला चाहिए जिसमें मैंने आसान भाषा में लिखा है तो नीचे आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसके अंदर में मैं इसे अपलोड करने जा रहा हूं। यस, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यस सर। सो पहला केस आता है प्रकाश कोहली वर्सेस आईटीएटी का। ये एक बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट है, और रेलेवेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो मुझे लगता है हाँ ये रेलेवेंट बनेगा, इसके ऊपर एक केस स्टडी क्वेश्चन आ सकता है। मैं आपको बता दूं, हर अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन जुडिशियल अपडेट के ऊपर बेस्ड होता है। यस, तो ये जो प्रकाश कोहली वर्सेस आईटीएटी का केस है मेरे हिसाब से रेलेवेंट है। केस में हुआ क्या था इसे आसान भाषा में लिखता हूं, पर आपको ये केस किस टॉपिक के साथ पढ़ना है पहले वो बता देता हूं। आपका एक चैप्टर है अपील एंड रिवीजन, उसके साथ आपको ये टॉपिक पढ़ना चाहिए, एंड स्पेसिफिकली सेक्शन 254 के ऊपर बेस्ड है। पहले थोड़ा सा बेस बनाते हैं, 254 क्या है? 254 बेसिकली आईटीएटी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का पावर है कि वो क्या क्या कर सकता है। उसमें एक पावर आता है रेक्टिफिकेशन का, सेक्शन 254 सब सेक्शन 2 के अंदर में, कि आईटीएटी अपने ऑर्डर को क्या कर सकता है? रेक्टिफाई कर सकता है। इसी बेसिस के ऊपर कुछ यहां पे दिया हुआ है। अब मैं इसे इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये इंटरमिक्स्ड है पीजीबीपी के एक आइटम के साथ। तो चलिए ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पे कुछ स्क्रिबल करके रखा है, पहले वो देखते हैं। सेक्शन 36 पे बेस्ड एक लॉ है। चलिए देखिए ये लॉ क्या है। अब सेक्शन 36 पे बेस्ड ये जो लॉ है ये क्या कहता है? एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आप रिलेवेंट फंड की ड्यू डेट से पहले पे कर देते हैं तो इट इज अलाउड एज डिडक्शन। तो ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन 36 क्या बोलता है? सेक्शन 36 बोलता है एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आपने रेलेवेंट एक्ट की ड्यू डेट से पहले पे कर दिया इट इज अलाउड एज डिडक्शन। अब मैं इतना स्पेसिफिक क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये जो लॉ अमेंड हुआ है ये 1/4/2021 से हुआ है। अब 1/4/2021 से पहले क्या था? 1/4/2021 से पहले सिचुएशन ये थी कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन रिलेवेंट एक्ट की ड्यू डेट से पहले पे करना है या फिर रिटर्न भरने की ड्यू डेट से पहले पे करना है, इसको लेकर के कंफ्यूजन था। इस कंफ्यूजन को 1/4/2021 के अंदर में क्लियर किया गया, जहां पे लॉ क्लियर हो गया कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कब तक पे होना चाहिए? रेलेवेंट एक्ट की ड्यू डेट से पहले पे हो जाना चाहिए। यहां तक के पॉइंट समझ में आ गया? अब ये बेस लॉ है 2021 से। अब मैंने आपको ये लॉ अभी क्यों बताया और 2021 का रेफरेंस क्यों दिया? क्योंकि ये जो केस लॉ है ये प्रायर टू 2021 है, पर इसके अंदर का जो जिस्ट है ये आज भी रेलेवेंट है। ये कौन कहता है? ये खुद रूलिंग कहता है, वो लिखा है यहां पे। द क्वेश्चन ऑफ लॉ इन द प्रेजेंट केस विथ रिस्पेक्ट टू सस्टेनेबिलिटी ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ इट्स अर्लियर ऑर्डर बाय ट्रिब्यूनल is based on subsequent ruling continues to remain relevant. yes, तो ये जो कोर्ट है इसका जो केस है ये आज भी क्या चल रहा है? रेलेवेंट चल रहा है। अब बढ़ते हैं आगे। केस क्या था? केस को मैंने आसान भाषा में यहां लिख दिया है, तो आप अपना टाइम सेव करने के लिए क्या कीजिए, सीधे सीधे इसको यूज कीजिएगा। तो एओ ने कुछ एक्सपेंसेस को डिसअलाउ कर दिया। एओ ने क्या किया? कुछ एक्सपेंसेस को डिसअलाउ कर दिया। मैटर ट्रिब्यूनल में गया, ट्रिब्यूनल ने क्या किया? इस एक्सपेंसेस को अलाउ कर दिया। अब क्या हुआ? राइट, ट्रिब्यूनल ने इस एक्सपेंसेस को अलाउ करने के बाद एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया था। इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का नाम था चेकमेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। यही वो केस लॉ है जिसने इस लॉ को अपडेट किया।
इस केस लॉ के अंदर में कहा गया कि एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन रेलेवेंट एक्ट की ड्यू डेट से पहले ही पे करना है, रिटर्न भरने के ड्यू डेट से पहले नहीं। अगर हम रिलेवेंट एक्ट की ड्यू डेट से पहले पे करते तो अलाउ, नहीं तो उसे डिसअलाउ करना चाहिए। कहां हेल्ड हुआ था? इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट चेकमेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में हुआ था। और इस सुप्रीम कोर्ट रूलिंग के चक्कर में 2021 में सेक्शन 36 को क्या किया गया था? अपडेट किया गया था कि भैया एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन हम पीजीबीपी में तभी देंगे जब वो रेलेवेंट एक्ट की ड्यू डेट से पहले पे किया गया हो, ना कि सेक्शन 43B के तहत ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न से पहले। सो वापस से एक बार बता दे, एओ ने कुछ एक्सपेंसेस डिसअलाउ किया, ट्रिब्यूनल ने उसे अलाउ कर दिया, बराबर है। फिर सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया कि भैया ये डिडक्शन तभी मिलेगा जब आपने रिलेवेंट एक्ट की ड्यू डेट से पहले पे किया। अब हुआ क्या? बेस्ड ऑन दिस केस लॉ एओ ने ट्रिब्यूनल के पास गए, ट्रिब्यूनल को कहा कि भैया देखिए, क्योंकि ये रिलेवेंट एक्ट की ड्यू डेट से पहले पे नहीं किया गया है, तो आप क्या कीजिए, आप अपने जजमेंट को रेक्टिफाई कीजिए। किसने कहा? एओ ने। किसको कहा? आईटीएटी को। आईटीएटी को कहा कि देखिए जी, अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है कि भैया रिलेवेंट एक्ट की ड्यू डेट से पहले ही पे करना था, तो हमने जो डिसअलाउ किया था ये बराबर किया था, आप अपने ऑर्डर को रेक्टिफाई कीजिए। डिपार्टमेंट कहता है हमने जो डिसअलाउ किया था आप भी उसे अब डिसअलाउ करिए। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, ट्रिब्यूनल ने भी आनाकानी नहीं की और ट्रिब्यूनल ने क्या कर दिया? इस जजमेंट को रेक्टिफाई कर दिया। इस जजमेंट को क्या कर दिया? रेक्टिफाई कर दिया, है ना। सो केस वापस से थर्ड टाइम वापस से बताता हूं, एओ ने एक्सपेंसेस को डिसअलाउ किया, ट्रिब्यूनल ने उसे अलाउ किया, बराबर है। मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, इसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया था, इसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया था, तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कहता था कि नहीं भैया, जो डिपार्टमेंट ने किया है वो सही है कि भैया ये रिलेवेंट एक्ट की ड्यू डेट से पहले ही पे होना चाहिए था। क्योंकि फेवर डिपार्टमेंट को आया था, तो डिपार्टमेंट फिर ट्रिब्यूनल के पास गया और कहा कि आपने जो चीज को अलाउ किया है इसे कैंसिल कीजिए, अपने ऑर्डर को रेक्टिफाई कीजिए और इसको क्या कर दीजिए? डिसअलाउ कर दीजिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट था, ट्रिब्यूनल ने भी चुपचाप क्या कर दिया? मैटर को डिसअलाउ कर दिया। अब यहां पे एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट आ गया, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के साथ साथ क्वेश्चन ऑफ लॉ भी आ गया। क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या था यहां पे? सवाल नंबर पहला, क्या ट्रिब्यूनल अपने ऑर्डर को रेक्टिफाई कर सकता है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर ये रेक्टिफाई किया जा सकता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बेसिस पे रेक्टिफाई किया जा सकता है क्या? यहां मैं आपको चाहूंगा 154 को रिकॉल करवाना। सेक्शन 154 कहता है रेक्टिफिकेशन तभी हो सकता है व्हेन देयर इज अ मिस्टेक अपीरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। वापस से कह रहा हूं, रेक्टिफिकेशन तभी हो सकता है व्हेन देयर इज अ मिस्टेक अपीरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, बराबर है। अब क्या लेटर ऑन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या एक बेसिस बनते हैं रेक्टिफिकेशन के लिए? यही सवाल है। तो मैटर ऑफ लॉ क्या है कि चलो ट्रिब्यूनल रेक्टिफाई कर सकता है, हां जी रेक्टिफाई कर सकता है। सवाल नंबर 2, क्या ट्रिब्यूनल के जजमेंट के बाद अगर कोई हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आती है तो क्या वो अपना ऑर्डर फिर से रेक्टिफाई कर सकता है? इस मैटर पे अब किसने कहा? हाई कोर्ट ने कहा। इस मैटर पे कहा हाई कोर्ट ने कि अर्लियर रूलिंग इन्फेंट्री सिक्योरिटीज एंड फैसिलिटीज वर्सेस आईटीओ की थी, जो कहता था कि सब्सिक्वेंट जजमेंट इवन इफ इट इज बाय सुप्रीम कोर्ट कैनॉट बी अ बेसिस फॉर रेक्टिफिकेशन। हां, आईटीएटी रेक्टिफाई कर सकता है, लेकिन एक केस लॉ था इन्फेंट्री सिक्योरिटी फैसिलिटी वर्सेस आईटीओ, जो कहता था कि आईटीएटी ने एक बार अपना डिसीजन पास कर दिया, इसके बाद हाई कोर्ट का रूलिंग आए या इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट का ही रूलिंग क्यों ना आ जाए, ये रेक्टिफिकेशन का बेसिस नहीं बन सकता। रेक्टिफिकेशन अगर करना है तो मिस्टेक अपीरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड पे ही हो सकता है, लेटर ऑन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का। सो आईटीएटी ने डिसीजन दिया, इसके बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आता है तो आईटीएटी वापस से उसे रेक्टिफाई नहीं कर सकता। ये ऑलरेडी हेल्ड केस है इन्फेंट्री सिक्योरिटीज वर्सेस आईटीओ की केस में। अब क्या हुआ? अल्टीमेटली इस केस लॉ के अंदर में जो बॉम्बे हाईकोर्ट प्रकाश डी कोहली का केस है, इसमें यह हेल्ड हुआ कि आईटीएटी रेक्टिफाई तो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन लेटर ऑन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बेसिस पे वो रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकता। रेक्टिफिकेशन अगर होगा तो मिस्टेक अपीरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड पे होगा, रेक्टिफिकेशन अगर होगा तो मिस्टेक अपीरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड पे होगा, ना कि लेटर ऑन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पे। So rectification can be done only on mistake apparent from record and not on the basis of later judgment. ये बिल्कुल उसी केस लॉ पे बेस्ड है जो इन्फेंट्री सिक्योरिटीज वर्सेस आईटीओ का केस था। डन। तो चलिए फिफ्थ टाइम फिर से एक बार रिवीजन। आपको पता है हम 3-3, 4-4 बार रिवीजन करते हैं, चाहे आप रेगुलर क्लास में हो या फास्ट ट्रैक में हो, हम 5-5, 6-6 बार रिवीजन करवाते हैं, स्पेशली इंपॉर्टेंट चीजों को। तो एओ ने कोई एक्सपेंसेस डिसअलाउ किया,
राइट, स्पेसिफिकली एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन था, उसे डिसअलाउ किया क्योंकि वो रिलेवेंट एक्ट की ड्यू डेट के बाद था। आईटीएटी ने बोला ना, रिलेवेंट एक्ट की ड्यू डेट के बाद है पर रिटर्न भरने से पहले, तो मैं इसे क्या करूंगा, अलाउ करूंगा। फिर एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आता है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट था चेकमेट सिक्योरिटी, जो कहता था नहीं, रिलेवेंट एक्ट की ड्यू डेट से पहले पे किया तो ही अलाउ, नहीं तो डिसअलाउ। अब क्योंकि फेवर एओ के पास था, एओ गया आईटीएटी के पास, उसने कहा कि बेटा आईटीएटी तू अपने ऑर्डर को रेक्टिफाई कर। तू अपने ऑर्डर को क्यों रेक्टिफाई करेगा, तू अपने ऑर्डर को इसलिए रेक्टिफाई करेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हमारे फेवर में आया। दो सवाल उठे, पहला, क्या आईटीएटी अपने ऑर्डर को रेक्टिफाई कर सकता है, जवाब आया हाँ। दूसरा सवाल, क्या आईटीएटी अपने ऑर्डर को रेक्टिफाई कर सकता है स्पेशली व्हेन, जब उनके डिसीजन के बाद कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया। द आंसर आया नहीं। और ये ऑलरेडी हेल्ड हो चुका था इन्वेंट्री सिक्योरिटीज में कि एक बार आईटीएटी ने अपना डिसीजन दे दिया, इसके बाद अगर कोई हाई कोर्ट का या इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट क्यों ना आ जाए, आईटीएटी फिर उसे रेक्टिफाई नहीं कर सकता। रेक्टिफिकेशन तभी हो सकता है व्हेन देयर इज अ मिस्टेक अपीरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लेटर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। और यही चीज अब प्रकाश डी माली के केस में भी अपहेल्ड की गई है। यहां पे आपका पहला केस खत्म होता है। यस और नो मालिक, राइट। चलिए अब हम चलेंगे दूसरे केस पे। इस पॉइंट को, इस पार्ट को बस एक बार वापस पढ़ लीजिए। हाँ जी, आते हैं हमारे नेक्स्ट केस लॉ के ऊपर। ये कलकत्ता हाई कोर्ट का डिसीजन है, क्राउन इलेक्ट्रोमैकेनिकल्स लिमिटेड वर्सेस पीसीआईटी का जजमेंट। हर बार की तरह मैंने यहाँ पे नीचे कुछ स्क्रिबल करके रखा है, स्क्रिबल को ही पार्ट आप देख लीजिए तो आपके 2 पेज पढ़ने बच जाएंगे। यस और नो, एंड थैंक मी लेटर। और हाँ, जितने बच्चों ने अपने रेगुलर और फास्ट ट्रैक लेक्चर लिए हैं, बच्चों आपका चार्ट रिवीजन में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ऑडियो रिविजन आप लोग के ऑलरेडी अपडेट हो चुके हैं, प्लीज एक बार देख लीजिएगा। और टेस्ट सीरीज जो हमने क्लास में कमिट करी थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर, ओके। तो सर हुआ क्या है, जरा ध्यान से देखते हैं। केस लॉ के अंदर में स्क्रिबल वाले पार्ट को देखिए। देखिए एसएससी ने क्या किया, एसएससी ने अपना रिटर्न फाइल किया और रिटर्न फाइल करते वक्त इनएडवर्टेंटली, गलती से उसकी कुछ फिगर्स गलत हो गई, प्रॉफिट में कुछ चीजें इंक्लूड होनी गलत हो गई। बाय द टाइम एसएससी को इंटीमेशन रिसीव हुआ डिपार्टमेंट की तरफ से, उसका रिवाइज रिटर्न करने का भी टाइम लिमिट क्या हो चुका था, खत्म हो चुका था। तो एसएससी ने कुछ फिगर गलती से पीएनएल के अंदर में क्या किया, इंक्लूड नहीं किया। जब इंटीमेशन आया तो उसमें लाइबिलिटी बढ़ के आई, क्योंकि आपने तो दिखाया नहीं, पर इनकम टैक्स के पास तो सारे रिकॉर्ड होते हैं, तो इनकम टैक्स ने ये लाइबिलिटी बढ़ा करके दिखाई। अब एसएससी को याद है, ओहो मैंने तो गलती कर दी थी भाई, तो मैं अपना रिटर्न को क्या करता हूं, रिवाइज करता हूं। रिवाइज रिटर्न का टाइम लिमिट हो चुका था खत्म। अगर रिवाइज रिटर्न का टाइम लिमिट खत्म हो चुका है और एसएससी को जो इंटीमेशन है वो अग्रीव लग रहा है, तो इस इंटीमेशन के खिलाफ वो कहां जा सकता है, रिविजन पिटिशन फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 264। तो सेक्शन 264 पावर देता है एसएससी को कि इंटीमेशन के अगेंस्ट में वो कहां जा सकता है, रिविजन पिटिशन फाइल कर सकता है, जिसमें सीआईटी आपको ये रिलीफ प्रोवाइड कर सकता है। अब मैटर पहुंचा सीआईटी के पास। सीआईटी 264 के अंदर में पावर रखता है एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने का, रिजेक्ट करने का। इस केस में सीआईटी ने एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, ये कह के कि अगर रिटर्न में कुछ गलती हुई है तो उसको सुधारने का पावर एसएससी के पास है, हमारे पास नहीं है। तो आपकी अगर रिटर्न में गलती हुई है तो एसएससी ही सिर्फ उसे रिवाइज रिटर्न के तहत सुधार सकता था, हम सीआईटी इसे गलती को नहीं सुधार सकते। अब क्योंकि एसएससी और अग्रीव्ड था, वो मैटर को लेके गए हाई कोर्ट के अंदर में ये डिसाइड करने के लिए कि भैया भले ही गलती एसएससी से हुई है पर रिवाइज रिटर्न करने का भी टाइम लिमिट खत्म हो चुका है। तो मैं गया हायर अथॉरिटीज के पास रिलीफ मांगने के लिए, लेकिन हायर अथॉरिटीज मेरे को बोलती है कि मैं ही रिटर्न रेक्टिफाई कर सकता था। अब सवाल उठा कि क्या सीआईटी एसएससी को कोई रिलीफ देने के लिए, जहां पे गलती भी एसएससी की है, क्या कोई रिलीफ प्रोवाइड कर सकता है। अल्टीमेटली इसमें हेल्ड हुआ, हाईकोर्ट हेल्ड करता है कि सीआईटी रिलीफ दे सकता है। अगर सही है मैटर तो सीआईटी रिलीफ दे सकता है, इवन दो द मिस्टेक इज कमिटेड बाय द एसएससी। एसएससी भी मिस्टेक कमिट कर रहा है तो भी सेक्शन 264 के अंदर में सीआईटी का काम है एसएससी को रिलीफ प्रोवाइड करना, स्पेशली व्हेन ही इज करेक्ट, बट गलती इनएडवर्टेंटली हुई है। तो मैटर क्या हेल्ड हुआ कि भैया हाँ जी रिलीफ प्रोवाइड किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो केस लॉ क्या है अपना, क्राउन इलेक्ट्रिको मैकेनिकल के केस में ये हेल्ड हुआ कि जी भाई हाई कोर्ट क्या कर सकता है, रिलीफ प्रोवाइड कर सकता है। हाई कोर्ट क्या कर सकता है जी, रिलीफ प्रोवाइड कर सकता है। मैटर समझ में आया सभी को, हाँ या हाँ,
राइट। तो चलिए केस लॉ का क्या मैटर था, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन ये है कि एसएससी ने कुछ फिगर्स पीएनएल में इंक्लूड नहीं करी इनएडवर्टेंटली और अकॉर्डिंगली रिटर्न में भी नहीं आई। अब डिपार्टमेंट के पास तो सारी इंफॉर्मेशन थी, डिपार्टमेंट ने इंटीमेशन निकाला और लाइबिलिटी बढ़ा के दिखा दी। फिर एसएससी को याद आया कि यार मेरे से गलती हो गई है, तो उसने रिवाइज रिटर्न फाइल करने की सोची। रिवाइज रिटर्न का फाइल का टाइम लिमिट क्या हो चुका था, खत्म हो चुका था। इसके बाद इसने रिवीजन पिटीशन फाइल किया। सीआईटी ने ये कह के मना कर दिया कि भैया रिटर्न में गलती तुमसे हुई है, तुम हैंडल करो। मैटर गया किसके पास, हाईकोर्ट के पास। हाईकोर्ट से पूछा गया कि क्या सीआईटी ये रिलीफ दे सकता है या नहीं दे सकता। हाईकोर्ट ने कहा यस सीआईटी ये रिलीफ दे सकता है, राइट। और इवन दो मिस्टेक किससे कमिट हुई है, एसएससी किससे कमिट हुई है, तो भी सीआईटी रिलीफ दे सकता है अंडर सेक्शन 264। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे क्या ये रेलेवेंट है, रेलेवेंट है। चैप्टर का नाम रिवीजन, रिवीजन के अंदर में ये डालना चाहिए। यस मालिक, यहां आपका दूसरा केस लॉ भी क्या होता है, खत्म होता है। इसे एक बार चेक कर लीजिए, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिएगा। यस सर, आते हैं थर्ड केस लॉ के ऊपर। थर्ड केस लॉ जो है ये है एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इंपॉर्टेंट बन जाता है बेटा आपके अटेम्प्ट के लिए। यस और नो, अटेम्प्ट आ रहा है और आपने को बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, राइटिंग के साथ करनी है। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, ये बात आप याद रखिएगा। तो चलिए, केस लॉ का नाम है प्राइड फार्मर एसए वर्सेस सीआईटी। एक नॉन रेसिडेंट से रिलेटेड सिचुएशन है, और क्या लगता है कि ये आ सकता है या नहीं आ सकता। सर आ सकता है। कहां कहां हिट कर सकता है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पीजीबीपी में हिट कर सकता है, सेट ऑफ में ये क्वेश्चन को हिट किया जा सकता है, पीई और बिजनेस कनेक्शन को लेकर के भी इसमें हिंट दी गई है। हर बार की तरह स्क्रिबल किया है मैंने, तो स्क्रिबल के पार्ट के ऊपर ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। राइट टू लेफ्ट टू राइट ही मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, एरो आपको दिशा देते रहेंगे। तो एसएससी कौन है, एसएससी है एक नॉन रेसिडेंट जो इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनी फ्रांस के अंदर में, ठीक है। इस फ्रांस वाली कंपनी को मुंबई के ऑफशोर में ड्रिलिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, राइट। तो इस फॉरेन कंपनी को इंडिया में ड्रिलिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मिला था 10 साल के लिए, 1983 से लेकर 1993 तक के, बराबर है। सो बेसिकली वो इंडिया के अंदर में कब कब ऑपरेट कर रही थी, 1983 से लेकर 1993 तक के, बराबर। इसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हें नहीं मिला, तब तक कि वो इंडिया से ऑपरेट कर रहे थे किसके लिए, ओएनजीसी के लिए, ओएनजीसी के कॉन्ट्रैक्ट में वर्क कर रहे थे, ठीक है। इनको वापस से अनदर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है 1998 के अंदर में। तो लास्ट कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म हुआ था, 1993 में। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, डिटेल कॉन्ट्रैक्ट कब मिला, 1998 के अंदर में। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अब सवाल उठता है 1993 से 1998 के बीच में क्या हुआ। 1993 से लेकर 1998 के बीच में इंडिया में उन्होंने सिर्फ इनकम टैक्स के रिफंड पे इंटरेस्ट अर्न किया। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड ही एक इनकम का सहारा था। एंड इन्होंने कुछ एक्सपेंसेस इंडिया में किए, जैसे ऑडिट फीस की, वो ऑडिट रिपोर्ट हर साल करवा रहे थे। वो एडमिन एक्सपेंसेस इंडिया में इनकर कर रहे थे। कुछ बिजनेस एक्सपेंडिचर भी इंडिया में इनकर कर रहे थे। इंडिया में कुछ अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन था, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी नहीं थी, पर डेप्रिसिएशन तो क्लेम हो ही रहा था क्योंकि एसेट्स इंडिया में थे, तो उससे रिलेटेड कुछ अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी था। तो बेसिकली वो नील रिटर्न फाइल कर रहे थे और इन चारों एक्सपेंसेस को क्लेम कर रहे थे, बराबर है। कौन कौन से एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, बिजनेस एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अब इसमें से काम की चीजें बिजनेस एक्सपेंसेस और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, क्योंकि बेसिकली वही कैरी फॉरवर्ड होते हैं, राइट। तो एसएससी ने क्या किया, एसएससी ने बिजनेस एक्सपेंडिचर एंड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या किया, क्लेम किया। सबसे पहले मैटर किसके पास गया, एओ के पास गया, और फिर मैटर सीआईटी के पास गया। दोनों ने ही बिजनेस एक्सपेंडिचर एंड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का अलाउ देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा ये दोनों भी डिसअलाउ होंगे क्योंकि आपका बिजनेस है ही नहीं। 1993 से लेकर 1998 तक के आपका बिजनेस ऑपरेट ही नहीं हो रहा है, तो इससे रिलेटेड, क्योंकि बिजनेस ही ऑपरेट नहीं है, बिजनेस डिसकंटिन्यूड है, तो मैं आपको बिजनेस एक्सपेंसेस एंड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं दूंगा। अब क्योंकि एसएससी को ये बेनिफिट नहीं मिला, एसएससी पहुंचा ट्रिब्यूनल के पास। ट्रिब्यूनल ने क्या कहा, ट्रिब्यूनल ने कहा कि देखिए भैया 1993 से लेके 1998 तक के, ठीक है, उनको इंडिया में कोई बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, पर वो इंडिया से फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट ले रहे थे, बराबर है, एंड वो ऑपरेट कर रहे थे। तो ट्रिब्यूनल का कहना है कि ऐसा ये गलत है जो एओ और सीआईटी कह रहा है कि बिजनेस कैरिड आउट ही नहीं था। ट्रिब्यूनल कहता है कि नहीं भैया, बिजनेस कैरिड आउट था, लेकिन बिजनेस लुल था। अब यहां पे मैं कोई गलत वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, ये वो वर्ड है जो खुद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में यूज हुआ है। वो कहते थे बिजनेस लुल था। अब ये लुल क्यों कहा गया मुझे नहीं समझ में आ रहा है। लुल मतलब क्या, सुस्त था या स्लो था, पर इन्होंने एज इट इज यही वर्ड को यूज किया है भाई साहब, मतलब गजब की बात बता रहा हूं, राइट। ये आपका बिजनेस क्या था बेटा, लुल था। और ये देखिए
आप इसे लल कहे लुल कहे, ये वर्ड खुद यहां लिखा हुआ है। तो लुल था मतलब सुस्त था, तो ये कोई आपका दोस्त नहीं होता जो लुल होता है, बस वही लुल। और ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में यूज होने वाले वर्ड है, कैन यू बिलीव इट? यस। तो ट्रिब्यूनल कहता है कि भाई जी देखो, आपका बिजनेस लुल था लेकिन आपका बिजनेस बंद नहीं था, तो बिजनेस एक्सपेंडिचर एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का आपको डिडक्शन मिलना ही चाहिए। क्लियर है? अब मैटर कहां पहुंचा? अब मैटर पहुंचा हाई कोर्ट के पास। मैटर कहां पहुंचा जी? मैटर पहुंचा हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट कहता है कि जब देखो, ये सब तो ठीक है कि बिजनेस लुल था या बिजनेस लुल नहीं था, पर बेसिकली एनआर का पीई इंडिया में नहीं था। ये एक फॉरेन कंपनी है, और क्योंकि इंडिया में ये कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे थे ड्यूरिंग 1993 टू 1998, मतलब बेसिकली उनका पीई इंडिया में नहीं था, और क्योंकि पीई इंडिया में नहीं था तो 1993 से लेकर 1998 तक के हम ये कह सकते हैं बिजनेस कैरिड आउट नहीं हुआ है। और बिजनेस कैरी आउट नहीं हुआ है तो भैया मैं ट्रिब्यूनल के जजमेंट को बदल देता हूं, मैं वापस से चल जाता हूं ए और सीआईटी के जजमेंट पे, और मैं कहता हूं कि भैया बिजनेस एक्सपेंडिचर एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का डिडक्शन नहीं मिलना चाहिए। तो मैटर कहां गया जी भैया? पहले ए और सीआईटी ने बोला बिजनेस एक्सपेंडिचर एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन नहीं मिलना चाहिए, ट्रिब्यूनल ने कहता है मिलना चाहिए। हाई कोर्ट कहता है कि भैया यहां पे आप बिजनेस कनेक्शन था ही नहीं तो आपको नहीं मिलना चाहिए। अब हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, मतलब बड़ी बड़ी लड़ाई लगी, बड़ी लड़ाई लड़ी है इन लोगों ने भी। अब मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में क्या डिसीजन हुआ? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखिए भैया, बिजनेस लुल था, बंद नहीं था, जिसको हम कह सकते हैं बिजनेस सुस्त था 1993 से लेकर 1998 तक के। एक बात समझिए, वो बिजनेस कर रहा है या नहीं ये एक मैटर हुआ, और उसका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है या नहीं ये दूसरा मैटर हुआ। सबसे पहली बात, बिजनेस कैरी आउट कर रहा है क्या? अगर वो फॉरेन में सर्विसेज भी दे रहा था, राइट, तो इसका मतलब बिजनेस स्लो था, बिजनेस बंद नहीं था। और अगर देखा जाए ग्लोबलाइजेशन, अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बड़ी बातें करी कि भैया अगर ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से देखा जाए तो बिजनेस के अंदर में तेजी मंदी चलती रहती है, और अगर हाईकोर्ट इस तरीके का रिस्ट्रिक्शन लगाएगा कि नहीं यार तुम्हारा पी इंडिया में नहीं था तो हम आपको सेट ऑफ करने नहीं देंगे, तो नॉन रेसिडेंट्स कभी इंडिया में आएंगे ही नहीं। नॉन रेसिडेंट्स जो पीरियोडिक टर्म के लिए इंडिया में आते हैं, कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए आते हैं, अगर हमें ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाना है और हमें देश को आगे बढ़ाना है तो हमें समझना होगा बिजनेस लुल हो सकता है पर बिजनेस रुका नहीं था। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के डिसीजन को अपहेल्ड किया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए बिजनेस लुल हो सकता है, राइट, स्लो हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बिजनेस एक्सपेंडिचर और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का डिडक्शन नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा। आप बिजनेस कर रहे थे, इररिस्पेक्टिव आपका पी क्या था, पर आपको ये डिडक्शन मिल जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट सेड दैट ट्रिब्यूनल वाज राइट, अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन कैन बी सेड टू बी अ लुल बिजनेस। एक ट्रांजिशन आता है, लुल बिजनेस बढ़ते रहता है, कम होते रहता है, दैट्स ओके, लुल है, बट कैन नॉट बी टर्म्ड एज डिसकंटिन्यूड। इन ग्लोबलाइजेशन बिजनेस ट्रांजिशन में ही होते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हेंस बिजनेस एक्सपेंडिचर एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को क्या किया गया? अलाउ किया गया। चलिए हर बार की तरह एक और बार रिवीजन करवा देता हूं। तो कंपनी एक फ्रांस की कंपनी थी, इंडिया में 10 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट मिला था 1983 से 1993 तक के, और इनको अनदर कॉन्ट्रैक्ट सीधा 1998 के अंदर में मिला। तब तक के वो फॉरेन सर्विसेज दे रहे थे, ठीक है। इंडिया में उनकी इनकम के नाम पे इनकम टैक्स रिफंड का इंटरेस्ट था, और खर्चे 4 हो रहे थे, ऑडिट फीस, एडमिन, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, बिजनेस एक्सपेंडिचर। तो वो अपना रिटर्न नील फाइल कर रहे थे और बिजनेस एक्सपेंडिचर एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे। सबसे पहले एओसीआईटी ने बोला कि भैया हम इसे क्या करेंगे? डिसअलाउ करेंगे, क्योंकि आपका बिजनेस बंद है। ट्रिब्यूनल कहता है भैया बिजनेस चालू है, आप अलाउ कर दीजिए। हाई कोर्ट कहता है नहीं भैया, आपका पीई इंडिया में नहीं है 1993 से 1998 तक के, क्योंकि आप इंडिया में कोई सर्विसेज नहीं दे रहे, तो भैया मैं आपको ये बिजनेस एक्सपेंडिचर एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन नहीं दूंगा। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखिए भैया बिजनेस था, बिजनेस लुल था। लुल का मतलब क्या है? स्लो, टेम्पररी था, राइट, क्योंकि वो अदर एक्टिविटी भी कर ही रहा था, इंडिया में रिटर्न भर ही रहा था और इंडिया में एक्सपेंडिचर इनकर कर ही रहा था। तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन को समझते हुए, जहां पे बिजनेस ट्रांजिशन में ही होते हैं, इसको समझते हुए बिजनेस एक्सपेंडिचर एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को अलाउ करना चाहिए। तो यस, ये अलाउड है। केस लॉ का नाम याद रखिएगा, प्राइड फॉर्मर एसए वर्सेस सीआईटी, अच्छा केस है, आ सकता है। तो देखिए अब तक हमने जितने जजमेंट पढ़े उसके अंदर में ये सबसे इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में सबसे पहले आएगा, फिर वो 254 वाला कैटेगरी आएगा, राइट, एंड देन वो रिविजन वाला पार्ट आएगा। डन है मालिक? तो इसका आप एक बार फोटो ले लीजिए, या आपको ये फाइल चाहिए तो ये मैं मेरे टेलीग्राम पे डाल रहा हूं, एक बार देख लीजिएगा। यस सर, आते हैं एक और केस के ऊपर। केस का नाम है सीआईटी वर्सेस salesforce.com सिंगापुर पीटी लिमिटेड। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2025 का।
यस और नो? कौन से चैप्टर से रिलेटेड है? एनआर टैक्सेशन से रिलेटेड है, स्पेसिफिक सेक्शन 9 से रिलेटेड है। मैटर क्या था, सारी चीजें क्या थी, मैंने हाईलाइट कर ही रखा है, बट नीचे जो स्क्रिबल किया है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ये चीजें आपका टाइम बचा लेगा और सारी चीजें कम कर देगा, वो एफर्ट्स मैंने लगा लिए। सुनिएगा सर, अससी है, टैक्स रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर है। यस, यानी टैक्सेशन लॉ के हिसाब से, सिंगापुर के हिसाब से वो वहां के रेसिडेंट है। ये इंडिया में सीआरएम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सर्विसेज इंडिया में प्रोवाइड करते हैं। तो इंडियन कंपनी इनकी कस्टमर रिलेशनशिप सर्विस के लिए इन्हें एक फीस पे करती है, कॉल्ड है सब्सक्रिप्शन फीस। क्या पे करती है? सब्सक्रिप्शन फीस। तो बेसिकली नॉन रेसिडेंट इज अर्निंग फ्रॉम इंडिया इन द फॉर्म ऑफ अ सब्सक्रिप्शन फीस, इन द फॉर्म ऑफ अ सब्सक्रिप्शन फीस। बराबर है? अब सवाल उठा, क्या यह सब्सक्रिप्शन फीस को रॉयल्टी या एफटीएस मान करके इंडिया में टैक्स किया जा सकता है क्या? क्योंकि नॉन रेसिडेंट क्या अर्न कर रहा है? सब्सक्रिप्शन फीस। तो सवाल उठा, क्या सब्सक्रिप्शन फीस को रॉयल्टी या एफटीएस माना जा सकता है क्या? यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है एनआर टैक्सेशन के अंदर में। अच्छा कंसेप्ट है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, तो इसकी जो इज्जत है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। ध्यान से सुनिएगा। सवाल उठा, एक नॉन रेसिडेंट है, इंडिया में सब्सक्रिप्शन फीस के थ्रू कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सर्विसेज दे रहा है, सब्सक्रिप्शन फीस अर्न कर रहा है। तो क्या ये सब्सक्रिप्शन फीस को रॉयल्टी या एफटीएस मान के सेक्शन 9 के तहत एनआर को इंडिया में टैक्स किया जा सकता है क्या? हाईकोर्ट पहुंचा मैटर हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने कहा, सबसे पहले मैटर कहां पहुंचा? हाईकोर्ट कहता है कि देखिए, सब्सक्रिप्शन फीस जो आप कलेक्ट कर रहे हैं, राइट, ये राइट टू यूज के लिए है, लेकिन यहां पे कॉपीराइट ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो सब्सक्रिप्शन फीस इज रिसीव्ड बट कॉपीराइट इज नॉट ट्रांसफर्ड, और क्योंकि कॉपीराइट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसी के लिए सेक्शन 9 के तहत यह टैक्सेबल नहीं होना चाहिए, ना रॉयल्टी में ना एफटीएस बोल करके। बराबर है? अब ऑब्वियसली हाईकोर्ट ने एसएससी को फेवर कर दिया, तो डिपार्टमेंट पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि देखिए, सब्सक्रिप्शन फीस रिसीव हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली कॉपीराइट ट्रांसफर नहीं हुआ है, और क्योंकि कॉपीराइट ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो ना ही हम इसे रॉयल्टी मानेंगे, ना ही हम इसे एफटीएस मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट का जजमेंट पे वर्क किया एंड अल्टीमेटली वही चीज डिसाइड हुई। कुल मिला सम बचा है क्या? अगर एनआर इंडिया में सब्सक्रिप्शन फीस रिसीव कर रहा है, ना इसे रॉयल्टी माना जाएगा, ना इसे एफटीएस माना जाएगा। क्लियर है मालिक? चलिए एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। एक फॉरेन कंपनी है, इंडिया में क्या करती है? सीआरएम सर्विसेज देती है, और इंडियन से क्या रिसीव करती है? सब्सक्रिप्शन फीस। बराबर है? सो नॉन रेसिडेंट को इंडिया से सब्सक्रिप्शन फीस आ रही है। सवाल उठा, क्या ये सब्सक्रिप्शन फीस को रॉयल्टी या एफटीएस इनकम मान के एनआर को इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? हाईकोर्ट कहता है क्योंकि एनआर सिर्फ राइट टू यूज दे रहा है, वहां पे वो कॉपीराइट ट्रांसफर नहीं कर रहा, इसी के लिए ये इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा, ना एज अ रॉयल्टी ना एज अ एफटीएस। हाईकोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील किया, कहा कि यस, कॉपीराइट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो ना ही रॉयल्टी बोल के टैक्सेबल है, ना ही एफटीएस बोल के टैक्सेबल है। कुल मिला सम बचा, जो आपको सब्सक्रिप्शन फीस रिसीव हो रही है, इट इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एनआर इन इंडिया इफ कॉपीराइट इज नॉट ट्रांसफर्ड। हाँ, ऑब्वियसली कॉपीराइट ट्रांसफर्ड होता है तो वो तो ऑलरेडी टैक्सेबल है ही। यस मालिक, दैट्स इट। चेक कर लीजिए। हाँ, फाइनली मालिक, मई 26 एंड जून 26 के हमारे जितने दिए गए थे कमिटमेंट वो सारे हो गए। कंटेंट हमारा पूरा हो गया। स्टैट्यूटरी अपडेट्स हमने दे दिए, जुडिशियल अपडेट्स हमने प्रोवाइड कर दिए, ऑडियो रिवीजन दे दिए, टेस्ट रिवीजन हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिए, एंड सर जुडिशियल अपडेट था वो भी हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया। ये जुडिशियल अपडेट्स अगर आप लोगों को पसंद आया है तो आपने हर उस लाइब्रेरी, ऑफिस और दोस्तों तक के जरूर पहुंचाना जिसको इसकी जरूरत होगी, क्योंकि ये जो जजमेंट आए हैं चारों के चारों अच्छे जजमेंट है। 2 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है तो बहुत रिलेवेंट है। और भाई साहब, आपको इतनी चीज पढ़नी है, ये आपको मिल जाएगा। बाकी चार्ट रिवीजन अब मैं लेकर के आने वाला हूं, और भी जितने बचे हुए हैं आप चार्ट रिवीजन इसी चैनल के ऊपर देखते रहिएगा। बाकी आप मुझको कुछ कहना है, कुछ बातें करनी है, तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगा, सीए विजय साडा नाम से। यस मालिक, तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो के अंदर में। तब तक आप अपना पूरा ख्याल रखें, और हाँ बच्चों, पढ़ो तो हद कर दो, वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। टेक केयर।